हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिंदी व्याकरण को देखेंगे। हिंदी व्याकरण में हम लोग आज संक्षेपण करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है संक्षेपण जो है वह 5 नंबर में दिए जाते हैं, तो इससे आप लोग 5 नंबर गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप लोग को PDF मिल जाता है और आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो चलिए संक्षेपण देखते हैं। संक्षेपण में जो होते हैं, पहले जानेंगे संक्षेपण है क्या, फिर उसके बाद नियम क्या क्या है जो हम लोग संक्षेपण बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो संक्षेपण का अर्थ जो होता है सार यानी छोटा, मतलब कोई भी बड़ा वाक्य हो उसको मूल शब्द यानी भाव के साथ छोटा कर दिया जाए। तो संक्षेपण किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। दिए हुए लेख, टिप्पणी, अनुच्छेद या फिर निबंध को संक्षिप्त करना या सार निकालना यानी छोटा बनाना, जो कि क्या हो, मूल भाव के साथ हो। क्या हो, मूल भाव के साथ हो, उसे ही हम लोग बोलते हैं संक्षेपण। तो संक्षेपण क्या हो जाएगा, कोई भी आप लोग को गद्यांश दिया हुआ है उसको आप लोग को जो है वो क्या करना है, छोटा करना है, सार निकालना। उसका छोटा मतलब छोटा ऐसा बनाए कि वो छोटे से ही बड़ा के बारे में पता चले। बड़ा के बारे में मतलब उसका पूरा अर्थ निकले, मूल भाव निकले, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षेपण। तो संक्षेपण किसे कहते हैं, तो दिए हुए लेख, टिप्पणी जो भी है, सार यानी छोटा करना, संक्षिप्त यानी छोटा करना, सार निकालना या छोटा बनाना मूल भाव के साथ में। तो चलिए आइए इसका हम लोग नियम देखते हैं। इसको पहचानने का नियम क्या क्या है। तो पहला नियम जो हो जाएगा हम लोग का, दिए गए गद्यांश को 2 या अत्यधिक बार पढ़े। मतलब जो गद्यांश दिया हुआ है आप लोग को, तो उसको कितना बार, 2 या अत्यधिक बार पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक उसका भाव स्पष्ट ना हो, तब तक पढ़ना है जब तक उसका भाव समझ में ना आए। तो इसको 2 या अत्यधिक जितना बार पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़े तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग संक्षेपण निकाल नहीं सकते। तो गद्यांश को 2 या अत्यधिक बार पढ़ना है, तब तक पढ़ना है जब तक वो समझ में ना आए, तब तक पढ़ना है जब तक उसमें भाव स्पष्ट ना हो। तो भाव स्पष्ट होने के बाद जो है वो क्या करना है, मुख्य जो विचार होते हैं, जो मेन पॉइंट होता है वाक्यों में, उसको हाईलाइट करना है। कोई भी मूल पॉइंट है तो इसमें जो है वो क्या करना है, हाईलाइट करना है उसको, ताकि जब हम लोग उसका संक्षेपण करें तब हम लोग को लिखने में आसानी हो। तो सबसे पहला जो क्या हो जाएगा, उसको बार बार पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, जब तक वो अच्छे तरह से समझ में ना आए, जब तक उसका मूल भाव न निकले, जब तक हम लोग को समझ में ना आए तब तक पढ़ना है। इसके बाद पढ़ने के बाद हम लोग को क्या करना है, जो लाइन समझ में आ रहा है, जो लाइन लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है इस प्रकार से। तो इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट जो हो जाएगा हम लोग का, इसके बाद हम लोग पूरे जो वर्ड है उसको गिनेंगे। पूरे जो शब्द है पाठ में पढ़ने के बाद दिए गए गद्यांश को अच्छी तरह से गिन लेना चाहिए। मतलब पहला जो है वो हम लोग को करना क्या है, पहले जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, इतना अच्छा तरह से पढ़ना है जब तक वो हमें समझ में ना आए। उसके बाद जो है वह मुख्य यानी इम्पोर्टेंट जो लाइन होगा उसको हाईलाइट करना है। उसके बाद जो गद्यांश है उसको अच्छी तरह से गिन लेना है। लिखते समय गद्यांश का 1/3 भाग, मतलब 1/3 भाग को ही वहाँ पे लिखना है। जैसे मान लीजिए आप लोग का क्या हो जाएगा, 40 गो वर्ड है, एक गद्यांश में 40 वर्ड दिया गया है, तो इसका 1/3 भाग क्या हो जाएगा, 3 से हम लोग 40 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 या 14 के आसपास में लिख सकते हैं। तो हम लोग को कितना वर्ड में लिखना है, 13 जो है संक्षेपण, 13 जो है संक्षेप है, मतलब मूल गद्यांश है, तो हम लोग संक्षेप में कितना लिखेंगे, 13, 14, 15 के बीच में, मतलब 1-2 आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को 1/3 भाग लिखना है। कितना, 1/3 भाग ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। मतलब अगर 13 आया तो 10-15 के बीच में लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है,
इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है जब तक वो समझ में ना आए, तब तक पढ़ना है जब तक उसका मूल भाव ना समझ में आ जाए। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट्स लाइन लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है, उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से गिनती करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो लिखने टाइम में क्या करें, गद्यांश का 1/3 भाग लिखेंगे। मान लीजिए ये जो है वो हम लोग गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ तक के हम लोग को 13 आता है। तो 13 का क्या करना है, गद्यांश को जब हम लोग संक्षेपण में लिखेंगे तो 1/3 भाग ही लिखना है। उससे मतलब 2 3 4 तो ऊंचा नीचा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गिनती करके लिखना है, ये अपने अंदाज से भी नहीं लिखना है। तो पढ़ने के बाद जो है वो गद्यांश को अच्छी तरह से गिन लेना चाहिए। उसके बाद जो है वो लिखते समय गद्यांश का 1/3 भाग ही लिखना चाहिए। 2 4 ऊपर हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है वह जब हम लोग संक्षेपण लिखेंगे तो हमेशा उसमें सरल शब्दों का उपयोग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरल शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इसमें अलंकार या मुहावरे का नहीं होना चाहिए। अब मुहावरे का भी यूज नहीं है, नहीं अलंकार का यूज है, एकदम सरल शब्द में होना चाहिए ताकि समझ में आ जाए। तो चौथा जो हो जाएगा हम लोग का सरल शब्दों का उपयोग होना चाहिए। इसमें मुहावरा और अलंकार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें हमेशा सरल मतलब बेसिक ही जो वर्ड होते हैं उसका ही यूज करना चाहिए। तो तीसरा में तो हम लोग को पता है, पहला तो पढ़ना है, दूसरा हाईलाइट करना है, तीसरा जो हो जाएगा उसको गिनती करके लिखते टाइम में 1/3 भाग ही लिखेंगे। चौथा जो हो जाएगा सरल शब्दों का उपयोग करना है, उसमें अलंकार या फिर मुहावरा का यूज नहीं करना है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो है वो संक्षेपण में जो है मैं के जगह पर वह का प्रयोग करना है। जहाँ मैं दिया है वहाँ पे वह का यूज करना है। जैसे मैं आम खाता, मतलब एक सेंटेंस देते हैं कि मैं आम खा रही हूँ, तो मैं की जगह पर क्या करेंगे, वह आम खा रही है। तो इस संक्षेपण में बोला गया है कि मैं की जगह पर वह का उपयोग करें, वह का प्रयोग करें। तो ये है हम लोग का 5वां नियम। छठा नियम जो हो जाएगा, जो गद्यांश दिया गया उसका सटीक शीर्षक देना चाहिए। सटीक शीर्षक मतलब आप लोग के बुक में जो है वह बातचीत जो है वो चैप्टर, तो उसमें इतना सारा गद्यांश दिया हुआ है, बहुत सारा, पूरा 3 4 पेज में जो है वो कहानी दिया हुआ है, निबंध दिया गया है। लेकिन उसका जो सटीक शीर्षक क्या है, बातचीत। बातचीत जो है वह सटीक शब्द है, मतलब चैप्टर का नाम बातचीत, उसके अंदर जो है उसके बारे में ही दिया गया है। तो हम लोग को उसी प्रकार से सटीक जो है वो शीर्षक लेना है। इसके अलावा और भी ले सकते हैं, उसने कहा था, ये भी सटीक शीर्षक है। आप लोग को बुक में बहुत सारे ऐसे समझने के लिए दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं शीर्षक की जगह पर। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, तो लेटर के ऊपर क्या होता है, पता चल रहा है कि ये लेटर है। लेटर के अंदर कुछ भी हो सकता है, प्रिंसिपल के पास हो सकता है, पिता के पास हो सकता है, या किसी बिजली विभाग, ये वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता तो है कि लेटर है। तो हर एक चीज़ का एक सटीक मतलब जो होता है शीर्षक होता है। कहानी का सटीक शीर्षक होता है, कविता का होता है, हर एक चीज़ का होता है। सेम उसी प्रकार से जो गद्यांश दिया गया है उसका सटीक शीर्षक निकालना है। मतलब एग्जैक्ट जो है वो क्या है, शीर्षक देना ही है। अब ये नहीं कि कुछ और दे दे, नहीं, एकदम सटीक होना चाहिए। तो वैसे ही हम लोग को देना है। तो पहला तो हम लोग को अच्छे तरह से पढ़ना है, समझना है। दूसरा जो है वो समझने के बाद जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको हाईलाइट करना है। तीसरा जो हो जाएगा, जब उसको समझ लेंगे हम लोग तो उसको अच्छी तरह से गिनती कर लेंगे। गिनती करने के बाद जो है वो उसमें जो लिखा गया है, उसमें जो दिया गया है लिखने टाइम में उसका 1/3 भाग ही यूज करेंगे। उसके बाद जो है इसमें जो है वह सरल शब्दों का उपयोग करेंगे, मुहावरे का उपयोग नहीं करेंगे। 5वां जो हो जाएगा, इसमें मैं की जगह पर वह का यूज करेंगे। इसके बाद जो है वो गद्यांश में जो भी दिया गया है, इसके बाद जो है वह क्या करेंगे, सटीक शीर्षक देंगे। तो ये 6 नियम है। 7वां नियम जो है वो जो गद्यांश में दिया गया है उसका संक्षेपण गद्यांश संख्या दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, इसमें जो गद्यांश दिया गया है, जो गद्यांश दिया गया, मान लीजिए हम लोग के पास जो है गद्यांश का आ गया 130, तो संक्षेपण का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, 1/3 भाग जो हो जाएगा, हम लोग 3 से भाग देते हैं तो पता चल जाएगा 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 43 से 45 के बीच में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग के पास जो है वह संक्षेपित गद्यांश संख्या हो जाएगा। तो ये जो है वो क्या है,
हम लोग इसी प्रकार से अंत में एक साइड में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करते हैं अच्छे से। एक दो एग्जाम्पल भी है, उसको देखते हैं। उसको देखने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार से करना है। तो आई होप ये नियम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मनुष्य और उसका काम दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि मनुष्य और उसका काम दो भिन्न वस्तुएं हैं। उसके अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इस लाइन में बोला गया है कि मनुष्य और उसका काम दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति क्या होना चाहिए? तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण संसार में विष फैलता है। सत्य के शोध के मूल में यह हिंसा है। मैं प्रति क्षण यह अनुभव करता रहता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ में नहीं आती तब तक सत्य नहीं मिल सकता। व्यथा की पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है। पूरे आक्रमण के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंजी से रचे गए हैं, एक ही ब्रह्म के संतान हैं। व्यवस्थापक के अनंत शक्तियाँ निहित हैं। व्यवस्थापक का आदर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और ऐसा होने पर व्यवस्थापक की ओर संसार की हानि पहुंचती है। तो एक बार में हम लोग को समझ में नहीं आया, तो चलिए इसको एक बार और रीड करते हैं। तो इसमें बोला गया है कि मनुष्य और उसका काम दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों के प्रति सदा आदर और दया रहनी चाहिए। यह चीज़ समझने में सरल है, पर इसके अनुसार आचरण कम से कम होता है। इसी कारण संसार में विष फैलता है। सत्य के शोध के मूल में यह हिंसा है कि प्रति क्षण यह अनुभव करता रहता हूँ कि जब तक यह अहिंसा हाथ नहीं आती तब तक सत्य मिल नहीं सकता। व्यवस्था की पद्धति के विरुद्ध झगड़ना शोभा देता है। पूरे आक्रमण के विरुद्ध झगड़ा करना तो अपने विरुद्ध झगड़ने के समान है, क्योंकि हम सब एक ही कुंजी से रचे हुए हैं, एक ही ब्रह्म के संतान हैं। व्यवस्थापक के अनंत शक्ति निहित है। व्यवस्थापक का अनादर या तिरस्कार करने से उन शक्तियों का अनादर होता है और ऐसा होने पर व्यवस्थापक की ओर संसार को हानि पहुंचती है। तो इसमें हम लोग को पहले जो है वह क्या करना है? पहले ये तो हम लोग को समझ में आ गया, हाईलाइट करना है। तो हम लोग को समझ में आ गया कि कौन कौन से पॉइंट जो है वह क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है मनुष्य और उसका काम जो है वो दो भिन्न वस्तुएं हैं। क्या है? दो भिन्न वस्तुएं हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति क्या होना चाहिए? तिरस्कार होना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? मतलब इनकार करना चाहिए। लेकिन ऐसा जो होता है वो क्या होता है, अक्सर जो होते हैं मतलब ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्या होता है? होता नहीं है। इसमें सरल वर्ड हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के लिए क्या होता है, तिरस्कार होना चाहिए। भले बुरे काम करने वालों का सदा आदर, ये सब तो जो है वो आम बात है। इम्पोर्टेंट जो लगा हम लोग हाईलाइट कर लिए। इसके बाद जो है वो क्या है, यह हिंसा है। इसीलिए संसार में क्या है, हिंसा है। सत्य के शोध के मूल में यह क्या है, हिंसा है। इसके बाद जो है वह अहिंसा अपनाने जो है, जब तक यह अहिंसा हाथ नहीं आती तब तक सत्य मिल नहीं सकता। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है वह क्या है, पूरे आक्रमण के विरुद्ध जो है वह क्या है, विरुद्ध झगड़ने के समान है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। तो हम लोग को इम्पोर्टेंट लाइन मिल गया है। इसके बाद जो है वह करना क्या है, हाईलाइट तो हो गया है। इसके बाद जो है वो हम लोग को पूरे जो जितने भी इसमें दिए गए हैं उसको गिनती करना है, गद्यांश को। तो चलिए गिनती करते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 के बाद जो है 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 के बाद 93 94 95 96 97 98 99 100 100 हो गया। 101 102 103 104 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। यानी जो है वो क्या है, हम लोग के पास जो है वह 160 लेकर के चल सकते हैं। तो कितना है 160, तो हम लोग के पास जो है वह 160 आ गया। तो इसके बाद जो है लिखने टाइम इसका हम लोग 1/3 भाग कर सकते हैं। तो 160 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 से इसको हम अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 15, तो 53 या 54 के आसपास में आएगा। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि संक्षेपण में क्या हो जाएगा हम लोग का 54, इतना ले सकते हैं। तो ये जो है वो हम लोग के पास मूल अंश है और ये जो है वो संक्षेपण है। तो ये हम लोग को निकल गया। अब इसमें जो है वो हम लोग को क्या करना है, इसका जो है वह हेडिंग देना है। क्या देना है, शीर्षक देना है। तो कमेंट में बताइए कि ये शीर्षक हम लोग कितना कर सकते हैं, शीर्षक जो है वह कितना हो सकता है हम लोग का। तो चलिए बताइए इसका शीर्षक क्या हो सकता है। मनुष्य और काम, काम यानी कर्तव्य, तो हमारा कर्तव्य भी हो सकता है, ये हो सकता है ना हेडिंग में, शीर्षक में हमारा कर्तव्य, ये हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है वो बताइए कमेंट में। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या बना सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य, हेडिंग क्या है, हमारा कर्तव्य। तो इसके अलावा जो है, तो चलिए अब हम लोग इसका जो शॉर्ट करके देखते हैं। हम लोग के पास जो है वो 180 आया है, इसमें दिया हुआ है 180। तो हो सकता है आगे पीछे हम लोगों ने गिना होगा। तो चलिए 180 ही मान करके चलते हैं या फिर 160 ही मान करके चलते हैं, जो भी मान, गिनती बस अच्छे से करना है। तो आप लोग अच्छे से इसका गिनती कीजिएगा। तो यहाँ पे 180 दिया गया है, हम लोग 160 ही मान करके चलते हैं क्योंकि हम लोग को गिनने के बाद जो है 160 ही आया है। तो हम लोग के पास कितना आ गया, मूल अंश जो हो जाएगा 54 हो जाएगा, यानी 54 हो जाएगा। और संक्षेपण क्या हो जाएगा, गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक है, 44। तो संक्षेपण क्या हो जाएगा 54 और मूल अंश जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 160। तो चलिए इसका जो है वो हम लोगों के पास शीर्षक भी पता चल गया। शीर्षक क्या है, हमारा कर्तव्य, या फिर कर्तव्य भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा और क्या क्या लिख सकते हैं वो कमेंट में बताते जाइए आप लोग। तो चलिए अब हम लोग के पास जो है वो सरल शब्दों में बताना है। तो मनुष्य और उसका काम दो भिन्न वस्तुएं हैं। अच्छे काम के प्रति आदर और बुरे काम के प्रति तिरस्कार होना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसलिए संसार में हिंसा है। क्या है, संसार में हिंसा है। अहिंसा अपनाए बिना सत्य हाथ नहीं लग सकती। अहिंसा अपनाए बिना मतलब गलत चीज़ अपनाए बिना जो है वो क्या है, सत्य हाथ में नहीं लग सकती। यह एक ही ब्राह्मण के संतान होने के नाते हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य ये हम लोग का क्या है, हेडिंग है, हमारा कर्तव्य। तो हमारा कर्तव्य है कि हम व्यवस्था का तो विरोध करें परंतु व्यवस्थापक का नहीं, मतलब व्यवस्था का विरोध करें लेकिन व्यवस्थापक का नहीं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो है वो गद्यांश दिया गया है, इसको हम लोग पहले रीड करेंगे, उसके बाद इसका संक्षेपण करेंगे। तो इसमें दिया गया है, बहुत लोग समझा करते हैं कि शिक्षा केवल इसलिए प्राप्त करना आवश्यक है कि हमें रुपये मिलने लगे।
इस लाइन में बोला गया है कि बहुत लोग समझा करते हैं कि शिक्षा केवल इसलिए प्राप्त करना आवश्यक है कि हमें रुपया मिलने लगे। आजकल इस विचार के लोगों की संख्या भारतवर्ष में क्या है, सबसे अत्यधिक हो गई है। ये लोग शिक्षा के वास्तविक आनंद से स्वतः वंचित रहते हैं। यह हम भी मानते हैं कि रुपया कमाना भी एक आवश्यक कार्य है और यह शिक्षा से ही प्राप्त होता है, किंतु शिक्षा का अंतिम ध्येय इसे बना लेना बड़ी भूल का काम है। शिक्षा प्राप्त कर धनोपार्जन अवश्य करना चाहिए, किंतु शिक्षा के परिणाम स्वरूप स्वयं आनंद करते हुए दूसरों की मुख समृद्धि बढ़ाना चाहिए। तो इसमें ये जो है वह बोला गया है इसमें कि बहुत लोग क्या करते हैं, समझा करते हैं कि जो शिक्षा होता है वह केवल किस लिए होता है, सिर्फ जो है वो रुपये कमाने के लिए होता है। आजकल इस विचार के लोगों की जो है वह अत्यधिक मात्रा हो गई है भारतवर्ष में। ये लोग जो है वह शिक्षा के वास्तविक आनंद से स्वतः वंचित रहते हैं। यह हम भी मानते हैं कि रुपया कमाना भी एक आवश्यक कार्य है और यह शिक्षा से ही प्राप्त किया जाता है, किंतु शिक्षा का अंतिम ध्येय इसे बना लेना बड़ी भूल का काम है। शिक्षा प्राप्त कर धनोपार्जन आवश्यक करना चाहिए, किंतु शिक्षा के परिणाम स्वरूप स्वयं आनंद करते हुए दूसरों के सुख समृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें हर जगह शिक्षा के बारे में बताया गया है कि शिक्षा होने पर हम लोग को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इसका जो हम लोग का शीर्षक क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य या फिर शिक्षा का महत्व। आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग इससे बेटर क्या दे सकते हैं शिक्षक। तो चलिए कमेंट में बताइए। तो इसका हम लोग देखते हैं संक्षेप। तो इसका जो है वह हम लोगों मैंने लिया है, इसका शीर्षक जो लिया है शिक्षा का उद्देश्य। आप लोग को इससे भी अच्छा आप लोग के पास शीर्षक है तो कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने इसे पहले आप लोग को ये करके बता दिया है किस प्रकार से लिखना है, वो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हम लोग को इसी प्रकार से लिखना है। तो इसमें जो है वह हम लोगों ने इम्पोर्टेंट लाइन मैंने पहले से ही कवर कर लिया है, इसको गिन भी लिया है। और जिस प्रकार से यह दिया हुआ है संक्षिप्त अंश और मूल गद्यांश, ऐसे ही आप लोग को अंतिम में लिखना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पूरे जो है वो क्या है, मूल जो गद्यांश है 99 है, यानी 99 है। तो इसमें जो है वो हम लोग को संक्षेप 33 वर्ड में देना है। तो अधिकतर लोगों के लिए शिक्षा का उद्देश्य जो होते हैं अर्थोपार्जन होता है। ऐसे लोगों का शिक्षा वास्तविक आनंद से वंचित रहकर बहुत ही बड़ी भूल है। ये धनोपार्जन हो जाएगा। धनोपार्जन क्या हो जाएगा, धन के लिए ही होता है। तो ऐसे शिक्षा जो होती है वास्तविक में आनंद से वंचित हो जाती है, यानी आनंददायी नहीं होता है, उसमें आनंद नहीं आता। तो दूसरों की सुख समृद्धि बढ़ाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो हम लोग का हेडिंग क्या हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य या फिर शिक्षा का महत्व या फिर शिक्षा और महत्व। तो आप लोग को जो इसका जो है वो शीर्षक पता चल रहा है, यानी लग रहा है कि ये सटीक है, तो कमेंट में बताइए कि क्या हो सकता है, इसके अलावा बेहतर क्या हो सकता है। तो इसका जो है वो 99 का तिहाई भाग जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। गिनती भी करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो टोटल 33 है जो हम लोग संक्षेपित अंश में दिए हैं। तो आई होप ये सेशन आप सबको पसंद में आ गया होगा। और रूल जो थे वो क्या थे, 7 रूल थे। पहला जो था वो अच्छी तरह से उसको पढ़ना था, जब तक उसको समझ में ना आ जाए, जब तक उसका मूल शब्द जो है वो मालूम ना चले। उसके बाद जो है क्या करना है, इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंस लाइन है उसको हाईलाइट करना है। इसके बाद गद्यांश को अच्छी तरह से गिन लेना है। लिखते टाइम में है क्या करना है, 1/3 भाग जो है वो लिखना है। 1/3 भाग अगर 99 है तो उसका 33 हो जाएगा, अगर 180 है तो उसका भी है 1/3 भाग ही लिखना है। इसके बाद जो है वो 2 या 4 शब्द ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है वो हमेशा सरल शब्द का ही उपयोग करना है। इसमें अलंकार मुहावरा ये सब वर्ड का यूज नहीं करना है, हमेशा हल्के वर्ड का यूज करना है, भारी भारी वर्ड यूज नहीं करना है। इसके बाद इसमें मैं के जगह पर वह का प्रयोग करना है। गद्यांश में जो गद्यांश में दिया गया है सारांश, गद्यांश जो दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ के उसका सटीक शीर्षक भी देना है। इसके बाद जो है अंत में गद्यांश दिया गया है तो उसका जो है वह संक्षेप की संख्या लिखना है, मूल गद्यांश लिखना है और संक्षेप अंश लिखना है कि कितना हो सकता है। तो गिनती करने के बाद अच्छी तरह से लिखना है। आप लोग को 2 एग्जाम्पल बता दिए हैं और इसमें
और अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है वो कमेंट में बताइए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को इस सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।